हाँ बताइए। हाँ, ये नंबर नहीं है। हाँ 420 416 दोबारा बोलो, आप दोबारा बोलो। 96804 89 420 420 416। ठीक है। The person you are speaking has put your call on hold. Please stay on. हेलो स्टूडेंट्स, आप जिस व्यक्ति से बात कैसे हैं आप सब? अब शुरू कर रहे हैं अब अपनी क्लास। सभी बच्चे तैयार रहें। हमने पिछली क्लास में कहां तक करा दिया था? क्वेश्चन नंबर 55 तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज शुरू करेंगे 56 से 60 तक। जैसा कि मैंने बताया, हम हर क्लास में 6 क्वेश्चंस ले रहे हैं मेरे बच्चा। आज भी हम 6 क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले 6 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक करके। पहला सवाल, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, या फिर ये कहो कि जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है 150 क्वेश्चन सीरीज, उसका क्वेश्चन नंबर 55 तक हम पहुंच गए हैं। फाइंड आउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ HA, HB, HC एंड HD। 4 तरह की H है हमारे पास। एक है HA जिसको मैंने यहां दिखा रखी है, एक है HB इसको यहां दिखा रखी है, एक HC और एक HD। ध्यान से सुन लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल इस बार आया रखा है, कोई रोक नहीं सकता मेरे बच्चों। तैयार रहना इस सवाल के लिए। बहुत ही शानदार सवाल है। या तो ये आएगा या इसके जैसा कोई आएगा। जैसा कि मैंने पिछले भी पेपर क्लासेज में मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन जहां जहां कराए हैं उन सबको अच्छे से लर्न करना, अच्छे से समझना, एक एक सवाल देखना है। 150 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन, आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, ये मैं चाहता हूं। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है कि ये HA है, ये HB है, ये HC है, ये HD है, और बताओ इनमें से कौन सी H ज्यादा एसिडिक है मेरा बाबू। चलो, जैसे ही बात एसिडिक स्ट्रेंथ की आती है तो एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू negative groups, inversely proportional to positive groups। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट चलता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग एनायन। बात को वापस समझें, हिंदी वाले बच्चे भी सुने। अम्लीय सामर्थ्य ऋणावेशित समूहों के समानुपाती और धनावेशित समूह के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ग्रुप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग एनायन। इट मींस जो H प्लस निकलने के बाद एनायन यानी ऋणायन बचता है, उसकी स्टेबिलिटी पर भी निर्भर करती है, डिपेंड करती है एसिडिक स्ट्रेंथ। दिस इज द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल पर, यह सब जगह काम आएगा। बाकी ये तो नॉर्मल है, क्वेश्चन में आई इफेक्ट एम इफेक्ट जब पढ़ते हैं तब काम में लेते हो। चलो बच्चा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के पहले स्ट्रक्चर को। ये रही HA, ये रही मेरी स्ट्रक्चर। जैसा कि बाबू ने बोला कि भैया इस स्ट्रक्चर में ये बताना है
कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा, यानी कि ये कहना चाहता है कि क्या ये H आसानी से निकल जाएगी या नहीं निकल पाएगी। तो भाई एक काम करते हैं, अपन इस H को निकाल देते हैं, बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। मैंने यही किया, इस H को निकाल दिया। जैसे इस H को निकाला, H प्लस बाहर निकलने के बाद इस पर माइनस छोड़ गया और एक एनायन बन गया है, जिसकी बात मैं कर रहा था कि H प्लस निकलने के बाद जो एनायन बचता है उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। अगर वो स्टेबल है तो ये H आराम से निकल जाएगी, अगर वो अनस्टेबल है तो ये H निकल नहीं पाएगी, ये निकलने नहीं देगा अपनी H को, ये कंपाउंड अपनी H को बाहर जाने नहीं देगा बेटा, क्योंकि इसको पता है कि जैसे ही H निकलेगी मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। आओ चेक करें ये स्टेबल है या अनस्टेबल। गौर से देखिए मेरे बच्चों, दिस इज ए कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। यहाँ एक और एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और माइनस का मतलब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब 2 और 2 ये इलेक्ट्रॉन माइनस के इसी रिंग में रेजोनेंस करेंगे। तो डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल सिंगल माइनस, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज के, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और मेरे बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन जब डिलोकेलाइज्ड होते हैं तो स्ट्रक्चर एंटी बन जाती है एंटी एरोमेटिक बन जाती है। एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इतनी अनस्टेबल, मतलब ये रेजोनेंस इतना स्टेबिलिटी गेन नहीं कराता है। तो अब एक बात बताइए, H देने के बाद जो बर्बाद हो रहा हो, H देते तो इसकी हालत ही खराब हो गई थी। पागल है क्या जो H देगा, है बेटा? ये बावला समझा है इसको जो H देगा, मतलब ये H नहीं देगा, ना के बराबर देगा। H निकलने की रेट नेग्लिजिबल होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम होगी, ये तो कंफर्म हो गया। इसको तो कर दो अलग। HA सबसे कम एसिडिक है, HA सबसे कम एसिडिक है, ये देख लो। पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब आइए दूसरी चीज पर, HB। जैसे अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जैसे इस H को हटा के मैंने माइनस लगाया, वैसे इस H को हटा के अब मैं फिर माइनस लगा रहा हूं मेरे बाबू। जैसे यहां माइनस लगेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन इस माइनस के, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन दिस स्ट्रक्चर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट एरोमेटिसिटी, दिस इज एरोमेटिक आयन, ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन रही है। मतलब H देने के बाद इसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। H देने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ये H आराम से दे देगा। यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अभी तक जो निकल रहा है रिजल्ट वो तो ये है। तो भैया H भी सबसे ज्यादा और HA सबसे कम। मेरे को तब आंसर पहला लग रहा है, बाय गॉड मुझे आंसर अभी पहला लग रहा है भैया, लेकिन चेक कर लेते हैं, अभी कोई भरोसा नहीं। अब इसे देखिए, जैसे ही ये H निकली इस पे माइनस आया, इस माइनस ने इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन किया, डबल सिंगल माइनस, लेकिन ये कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में नहीं है। रिंग कंप्लीट अगर कॉन्जुगेट नहीं होती तो वो नॉन एरोमेटिक कहलाती है। कुल मिला के ये एनायन स्टेबल तो है, लेकिन इतना स्टेबल नहीं है जितना ये सेकंड वाला था, क्योंकि ये तो एरोमेटिक ही हो गया था। हाँ, ये एक सिंपल कॉन्जुगेशन करेगा, रेजोनेंस करेगा, स्टेबल बाय रेजोनेंस हो जाएगा, स्टेबल बाय रेजोनेंस। ठीक है, जरा इसको देखते हैं। जैसे ही ये H गई, इस H प्लस के निकलते ही यहां माइनस आया, माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस, ये लो जी कॉन्जुगेशन वापस। लेकिन ये अभी भी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। हालांकि इसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है,
जबकि यहाँ दो चार ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे रेजोनेंस में, और यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक तो ये भी नहीं है, एरोमेटिक वो भी नहीं है। अगर ये कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में होता और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट हो रहे होते तो ये आज एरोमेटिक होती मेरा बेटा, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। हाँ, लेकिन कॉन्जुगेशन अच्छा खासा है, इसका कॉन्जुगेशन इस वाले से बढ़िया है। ये भी स्टेबल है बाय रेजोनेंस, ये भी स्टेबल है बाय रेजोनेंस, ये स्टेबल है बाय रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी, बट ये हाईली अनस्टेबल हो गए ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी। मेरा बच्चा सब कुछ सामने आ चुका है। इन चारों के एनायंस की स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन इसमें बन रहा है, इसलिए एच भी सबसे जल्दी बाहर निकले। उससे कम स्टेबल इसमें बन रहा है, ये उससे कम देरी से बाहर निकलेगी, मतलब थोड़ी कम स्पीड रहेगी। ये उससे कम स्पीड में निकलेगी और ये सबसे कम स्पीड में निकलेगी। कहने का मतलब मैं इसका पहला आंसर टिक कर रहा हूं बेटा। क्या आप समझ पा रहे हैं बाबू? देखो बेटा, समझना तो पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई गॉड, समझना तो पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम समझोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। जरा समझते रहिए चीजों को और समझ के जवाब देते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बच्चों को लेकर नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन रिलीज इन फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर मैंने दी है, मैं उसमें से H निकालना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये H किस रूप में बाहर निकलेगी। मतलब अगर मैं इस H को बाहर निकालूं तो ये H कैसे निकलना चाहेगी, ये कंपाउंड इस H को कैसे निकलने के लिए एग्री करेगा। मैंने इससे पूछा क्या तू H+ निकाल पाएगा, तो इसने कहा कि भैया 1 मिनट रुक जा, मेरे को सोच लेने दे। इसने सोचा यार अगर H+ मैंने बाहर निकाल दी तो मुझ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आते ही मुझ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं तो एंटी एरोमेटिक पागल नहीं हूं जो मैं एंटी बन जाऊं बैठे बिठाए। मना कर दी साहब, हम H+ नहीं देंगे भैया। ये लो H+ तो नहीं देगा, मना कर दी। पागल थोड़ी है जो H+ देके एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। चल दूसरी बात, चल तो कोई बात नहीं, H- दे दे, H- दे दे भाई। जैसे ही इसने कहा कि H- दे दे तो स्ट्रक्चर बोली कि रुक जा बाबू, सोच लेने दे मुझे, थोड़ा सोचने का वक्त तो दे। आ गया दे 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 कर रहा है, रुक जा 1 मिनट। अब ये सोच रहा है कि यार अगर मैं H- दे दूंगा तो माइनस निकलने के बाद मुझ पे प्लस आ जाएगा। प्लस आते ही मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो जाएंगे और मैं तो एरोमेटिक हो जाऊंगा। बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, एरोमेटिक हो गई। ये का दब गया भाई। जबरदस्ती जबरदस्ती, जबरदस्ती। तो भैया ये हो गई एरोमेटिक। तो ये कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है, हम आपको H- दे सकते हैं। ये कह रहा है कि H रेडिकल बना के दे सकता है क्या, कि नहीं भाई साहब रेडिकल बना के नहीं देंगे हम, क्योंकि हम अगर फ्री रेडिकल बनाएंगे तो पहली बात तो H रेडिकल का निकलना इतना आसान नहीं होता। फिर भी तुम जोर जबरदस्ती करके अगर हमारी H को रेडिकल बना के ले जाओगे तो हमारे ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन आते ही हमारे ऊपर 7 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही हम नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। हम पागल नहीं है बाबू, हम पागल नहीं है जो एंटी एरोमेटिक होना चाहेंगे, हम पागल नहीं हैं जो नॉन एरोमेटिक होना चाहेंगे। हम बड़े सियाने हैं, हम एरोमेटिक होना चाहेंगे। अगर हमें H देनी ही पड़ी तो हम H- बना के देंगे। H रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। दिस इज द आंसर इज दिस क्वेश्चन। ओ माय गॉड। चलिए जी,
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 के नीचे बॉन्ड लेंथ है A। और भाई साहब हम इसका थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे बाबू। हम ये जो B है यहां से हटा ही लो और यहां से हटा के इसको यहां लगा ही लो मेरा बेटा। ये सिंगल वाला बॉन्ड ले लो, ये B ले लो। चलिए आगे फिर से अब की बार हम कौन सा कलर उठाएं? ये लेते, सुंदर लग रहा है। चलिए ये कह रहा है कि डबल बॉन्ड की लेंथ A and assuming the single bond length B. If assuming the bond length of double bond and single bond is respectively A and B, then find out the relation between A and B. शानदार सवाल। ये कह रहा है कि मेरे सामने 4 कार्बन हैं जो डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसा कि इन दिस स्ट्रक्चर दिखाया गया है। A and B represent the bond length of the bonds. But what is the relation? What is the relation between double bond and single bond? C double bond C and C single bond D. Kind of information, my dear students. C single bond C is long bond, then C double bond C. Bond length of C single bond C is 1.54 angstrom and double bond of C double bond C is 1.34 angstrom. It means double bond is shorter than single bond. अब जब डबल बॉन्ड छोटा और सिंगल बॉन्ड बड़ा है तो ये साफ जाहिर है, यहां साफ जाहिर है मेरा बच्चा कि डबल बॉन्ड की लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम होनी चाहिए। लेकिन बट किंतु परंतु एक समस्या आ गई। ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक सिंपल स्ट्रक्चर में नहीं लगे हुए, ये कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं जहां रेजोनेंस हो रहा है। और ये रेजोनेंस इन बॉन्ड्स के अंदर डबल और सिंगल की कैरेक्टर्स को एंटर करवा देगा। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इट मींस डबल बॉन्ड का इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, और इस कॉन्जुगेशन की घटना में, इस कॉन्जुगेशन के चक्कर में मेरा बच्चा ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस तरह से रेजोनेंस कर लेता है। रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन पर प्लस बनता है, ये बॉन्ड सिंगल हो जाता है। इस कार्बन पर माइनस बनता है, ये वाला बॉन्ड सिंगल रहा। इस कार्बन पर प्लस बन जाता है। देख तो रहे हो ना क्यों बन जाता है? ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जिधर से जा रहे हैं उस पे प्लस, जिसके ऊपर जा रहे हैं उस पे माइनस, जिधर से जा रहे हैं उस पे प्लस, जिसके ऊपर जा रहे हैं उस पे माइनस, ये माइनस। मेरा बेटा ये जो डबल और सिंगल है ये आपस में, ये देखो आप गौर से देखो, ये प्लस और जो माइनस है ये आपस में मिलके इसे डबल बॉन्ड में क्रिएट कन्वर्ट कर देते हैं। ओ माय गॉड, जो बॉन्ड मुझे सिंगल दिख रहा था वो बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, और जो बॉन्ड मुझे डबल दिख रहा था वो बॉन्ड अब सिंगल हो गया है, सिंगल हो गया। कहना चाहते क्या हो भाई गॉड? कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा ऐसे किया आपने वैसे ही अब ये उल्टी भी होगी। देखो कैसे, ये अब मैं इसका एक और रेजोनेंस दिखाता हूं। दिखाऊं मेरा बेटा? एक और रेजोनेंस देखो। एक स्ट्रक्चर तो ये बन गई, देखो ये मैंने फर्स्ट मान ली, ये मैंने सेकंड मान ली, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था, ठीक है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बन गई। अब तीसरी बना रहा हूं। तीसरी में मैं इसको उल्टा भी तो कर सकता हूं कि ये एरो इधर आ जाए और ये एरो इधर,
मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा बबुआ, इस पे माइनस आ जाएगा, ये डबल का डबल रहेगा और इस पे प्लस आ, समझने की कोशिश करना बेटा, है ना। अब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, अब मैं बीच वाली को भी हटा रहा हूं, अब मैं तीनों स्ट्रक्चर को दिखाऊंगा। ये तो मैंने कहा ना तुम्हें समझाने के लिए ऐसा मैंने किया था। अब जब समझ ही लिए हैं तो जरा खुल के देखिए बाय गॉड। अब देखिए, पहली स्ट्रक्चर में डबल सिंगल डबल, दूसरी में सिंगल डबल सिंगल, तीसरी में सिंगल डबल सिंगल। आखिर कहना क्या चाहते हो बाय गॉड? कहना ये चाहता हूं कि तरीका समझिए, आंसर मत रटिए। स्ट्रक्चर ये दिए मैंने, हो सकता है दूसरी आ जाए, मैंने ये दी है, सवाल दूसरी दे सकता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक सवाल आ सकता है। गौर से देखो, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में सी डबल बॉन्ड सी, ये वाला सी डबल बॉन्ड सी कितनी बार डबल और कितनी बार सिंगल रहा? ये वाला, हाँ ये वाला, मतलब ये वाला, हाँ भाई ये वाला। नहीं उसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना बेटुआ, अभी सिर्फ इसको देखो। ये वाला डबल है, फिर ये सिंगल हो गया, ये सिंगल। सर ये एक बार डबल रहा, दो बार सिंगल रहा। ओके ओके, वन टाइम डबल, टू टाइम सिंगल। शानदार शानदार शानदार। अब जरा इस वाले पे आ जाइए। आओ बेटा आओ बेटा आओ बेटा, आ गए बाबू। अब मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इस डबल को बताइए। अब इस डबल को, ये कितनी बार डबल और कितनी बार सिंगल रहा तीनों में? लाल वाला, हाँ लाल वाला, सी डबल बॉन्ड सी, ये वाला। सर एक स्ट्रक्चर में तो ये डबल है, बाकी दो में सिंगल है। वेरी सुंदर, वन टाइम डबल, टू टाइम सिंगल। शानदार, वेरी सुंदर वेरी सुंदर। अब जरा मेरे बालक इस वाले पे आएंगे। किस वाले पे? बीच वाले पे। आओ बेटा बीच वाले पे आओ बेटा। अब मैं सिर्फ इसकी बात करूं बाबू, देख रहे हो काले वाले की, काले वाले की। अब इस काले ब्लॉक में सी और सी के बीच जो सिंगल बॉन्ड था इनिशियली, वो कितनी बार सिंगल और कितनी बार डबल रहे इन तीनों में? काला वाला, हाँ काला वाला। सर काला वाला वन टाइम सिंगल रहा, टू टाइम डबल रहा। लेकिन सर कहना क्या चाहते हो, इससे समझाना क्या चाहते हो? मैं ये समझाना चाहता हूं बेटा, हर एक बॉन्ड का दो दो बार नंबर आया है। जरा गौर से देखो कहानी क्या हुई है। जो ये डबल था वो एक बार डबल रहा, दो बार सिंगल। ये जो सिंगल था वो एक बार सिंगल रहा, दो बार डबल। ये जो डबल था वो एक बार डबल रहा, दो बार सिंगल। आप देखो दो दो बार नंबर आया है सबका। इसका दो बार सिंगल रहने का नंबर आया, इसका दो बार डबल रहने का नंबर आया, इसका दो बार सिंगल रहने का नंबर आया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड में सिंगल के कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड में डबल के कैरेक्टर घुस गए। जितने डबल बॉन्ड में सिंगल के कैरेक्टर गए, उतने ही सिंगल में डबल के कैरेक्टर एंटर हो गए। सबका इक्वल ही नंबर आया है। इसका मतलब अब ना कोई डबल रहा ना कोई सिंगल रहा। अजी कहने का तात्पर्य यह है कि जो दिखने में तुम्हें डबल लग रहा था वो डबल नहीं रहा, जो दिखने में तुम्हें सिंगल लग रहा था अब वो सिंगल नहीं रहा। जो डबल था उसमें सिंगल के, जो सिंगल था उसमें डबल के, जो डबल है उसमें सिंगल के गुण आ गए, प्रॉपर्टी आ गए, और मेरा बेटा हो गया कल्याण। जितना जितना सिंगल की प्रॉपर्टी आई उतनी उतनी डबल की आ गई।
सिंगल डबल की तरह और डबल सिंगल की तरह। अब बॉन्ड लेंथ कितनी रहेगी? क्या सिंगल की जगह 1.54 एंगस्ट्रम रहेगी या डबल की 1.34 रहेगी? ना सिंगल के इक्वल रहेगी ना डबल के इक्वल रहेगी, बल्कि उनके बीच में कहीं एवरेज हो जाएगी। ये भी उतनी ही, ये भी उतनी ही, ये भी उतनी ही। ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये बॉन्ड है। अगर ये ए है तो ये बी है, ये बी है, ये ए है, लेकिन इनका मतलब एक ही है। जितना ए है उतना ही मेरा बेटा बी है, और ये तुम्हारा आंसर है। आएगा सवाल, ये सवाल आएगा, अच्छे से करो इसको, है ना। देखिए, भगवान तो नहीं है हम, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते। हम जो कह रहे हैं उसके पीछे ये तो है नहीं कि साहब मेरे पास ऊपर से कॉल आ गई भोलेनाथ की कॉल आ गई, बेटा ये सवाल नीट 2026 में आ रहा है। ऐसा तो है नहीं, कॉल थोड़ी आई है, कॉल नहीं है, बस सोचा है, थोड़ा अनुभव किया, थोड़ा महसूस किया, पिछले क्वेश्चंस, पिछले पेपर्स को एनालिसिस किया। कई सालों से जो क्वेश्चंस जिस रिदम में, जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उससे ये महसूस हुआ कि इस बार चांस बनता है इसका। आगे बढ़ते, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं अपने बच्चों को अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? गौर से देखिए, जब इस तरीके का सवाल आए, साइकिल बनी हुई हो, डबल बॉन्ड दिख रहे हो, प्लस माइनस के साइन लगे हो, साइकिल में रेजोनेंस वेजोनेंस दिखा रखा हो, तो एक नजर एरोमेटिसिटी पर डाल दिया करो, एक नजर एरोमेटिसिटी पे डाल दिया करो, एक बार एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट को सोच लिया करो, क्योंकि ये उसी का सवाल है। एरोमेटिक अगर कोई होगी तो वह स्टेबल होगी, नॉन एरोमेटिक होगी तो वो भी एग्जिस्ट कर जाएगी, बट एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होने की वजह से डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ओ माय गॉड, तो मेरे से कहना क्या चाहता है ये कहना चाहता है कि इसमें से एंटी एरोमेटिक कौन है? हाँ, ये यही कहना चाहता है। तो इतना घुमा के कहने की क्या जरूरत थी भाई गॉड? सीधा नहीं बोल सकता था, सीधा बोल देगा तो फिर ये नीट का सवाल कैसे होगा? बेटा नीट का सवाल है ये नीट के पेपर में आ रहा है, हलवा नहीं है जो उठाया चम्मच में डाला और ले गए मुंह में। ऐसे ही आएंगे नीट में, ऐसे ही आएंगे सवाल, देखते ही एक बार में तो जाग आएंगे तुम्हारे, पानी वानी पी के फिर करना है सवाल। सवाल कहता है कि कौन एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब मुझे ये ढूंढना है कि इनमें सबसे कम स्टेबल कौन है। चलो चेक करते हैं एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के। बाय गॉड, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं सारे बालक, देख रहे हैं सारे बालक, 1 2 3 4, और ये 2, देखो माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस रिंग में जाएगा, कॉन्जुगेट करेगा ये चार्ज। 6 pi electron delocalized in this structure, so this is an aromatic compound, aromatic ion, aromatic structure, so this is highly stable, stable by God। अब नेचर में स्टेबल ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो क्या वीक स्ट्रक्चर या वीक लोग एग्जिस्ट करेंगे? क्या स्टेबल ही तो एग्जिस्ट करेंगे? तो ये हमारा आंसर नहीं है। चलिए ये नहीं है तो कोई और देखेंगे भाई गॉड, इसमें क्या दिक्कत है? ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और प्लस का मतलब कुछ नहीं, प्लस केवल चार्ज को, ये प्लस चार्ज केवल वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, वैकेंसी देता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसके पास, चार्ज केवल रेजोनेंस को कंप्लीट कराने का काम करेगा। ये रेजोनेंस कंप्लीट हुआ, 6 pi इलेक्ट्रॉन इन दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर, सो दिस इज अगेन एरोमेटिक। एरोमेटिक स्ट्रक्चर तो नेचर में एग्जिस्ट करती है बाय गॉड, ये भैया एरोमेटिक नहीं है और ना ही एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के अंदर पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन रहता है, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन कवर करती है रिंग को पूरी को, तो मतलब ये नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, नॉन एरोमेटिक। लास्ट स्ट्रक्चर 1 2 और 2 माइनस में कितने हो गए टोटल? 4। ओ माय गॉड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो आंटी बन गई बाय गॉड,
आंटी बन चुकी है, एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इट मींस हमारा आंसर ये चौथी स्ट्रक्चर ही है। ये मैंने पहले भी बताया है कि स्टेबिलिटी एरोमेटिक की सबसे ज्यादा, नॉन की उससे कम, एंटी एरोमेटिक की कंपैरेटिवली सबसे कम, और इतनी कम कि नेचर में एग्जिस्ट ना करे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। क्या मेरे बच्चे देख रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चा समझ रहा है इस चीज को, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस मेरा बाबू, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जयेंद्र आज आ गया, जयेंद्र क्लास में है। जयेंद्र ऐसे जरूर पढ़ा करो क्लास को, है ना, चाहे क्लास चल रही हो तब पढ़ो। कई बार बच्चों के पास टाइम नहीं होता तो लाइव क्लास के बाद में भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन देखिए जरूर ना बेटा, बहुत जरूरी है। यही चीजें पूछी जाएंगी आपसे, चिंता मत करो। चलिए अब चलते हैं आगे के सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट सूचना, इंफॉर्मेशन सही बच्चों के लिए। मेरा बालक 11th एंड 12th की बैच स्टार्ट हो रहे हैं कुछ ही दिनों में केमिस्ट्री वाला ऐप पर। ठीक है, केमिस्ट्री वाला संजय कमल नाम से ऐप है। इस ऐप पे जाएंगे आप, डाउनलोड कर लीजिए, अभी से डाउनलोड करो इस ऐप को। डाउनलोड करने के बाद ये प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा आपको। प्ले स्टोर जानते हैं सब, बहुत होशियार बच्चे हैं, प्ले स्टोर ही नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। गूगल पे जाओ, प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिलेगा, इस ऐप को डाउनलोड करो। बहुत सारे बच्चे कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप भी कीजिए। और फिर हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे 11th और 12th की, साथ में टारगेट के बैच में हम थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ शुरू करेंगे, बाकी 11th 12th के बैच इसी मंथ कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं, उससे पहले आप तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे मेरे बालक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आ चुका है अगला सवाल हमारे सामने। Which of the following alkane can't be formed by Woods reaction? बहुत ही शानदार सवाल। सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सी एल्केन है जो वुड्स रिएक्शन से नहीं बनाई सकती। What is the Woods reaction? In the Woods reaction, alkyl halide react with sodium in presence of dry ether and convert into RR type of alkane. RX react with sodium in presence of dry ether. ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है, NaX बाहर निकलते हैं, R से R जुड़ जाते हैं। काइंड योर इंफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट, Na वर्क एज एन स्ट्रॉन्ग बेस। मैं आपको बता दूं, Na कोई हल्का फुल्का बेस नहीं है। आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखिए तो आप देखिए एल्कलाइन मेटल्स में आता है। एल्कलाइन मेटल यानी पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट में, और लेफ्ट के जितने भी मेटल है वो हाईली बेसिक मेटल है, अभी तो मेटल बोलते हैं आप। इसकी वजह से एक समस्या ये हो जाती है कि बड़े एल्काइल लेते ही ये एलिमिनेशन पे तैयार हो जाते हैं। बेस है ना, बेस है, माय गॉड, बेस है, बेस तो एलिमिनेशन कराते हैं। इसलिए ये 1 डिग्री ले तो बेस्ट है, 2 डिग्री ले तो ठीक ठाक, लेकिन 3 डिग्री लेने का नहीं, लेने का नहीं, लेने का नहीं। आप 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लीजिए, और बड़ा वाला ले लीजिए, और भी बड़ा वाला ले लीजिए, अच्छी रिएक्शन देंगे। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी ले सकते हैं, कम होगी रिएक्शन लेकिन ले सकते हैं, 2 डिग्री भी ले सकते हैं। लेकिन बट किंतु परंतु आपने यही काम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेकर सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करा दी, तो ये NaCl निकलेगा, लेकिन पड़ोसी के से H भी निकल जाएगी, और यहां सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन ज्यादा हो जाएंगे बेटा। NCERT की बुक में
इससे एल्केन भी बना रखी है। तो मेरा बच्चा बात को समझना, बन जाएगी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम बनेगी, नेग्लिजिबल। कोई कहे कि क्या इससे एल्केन बन सकती है? हाँ बन सकती है, बन तो क्यों नहीं सकती? क्या ये एल्केन बनाने की अच्छी रिएक्शन है? नो नो, अच्छी नहीं बोलने का भाई गॉड, अच्छी नहीं बोलने का, अच्छी नहीं बनेगी इससे। क्योंकि रिएक्शन का मतलब होता है कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन, कम खर्चा, कम टाइम, ज्यादा माल मिले, वो अच्छे मैकेनिज्म और अच्छे मेथड माने जाते। अब भी नहीं आ रही तुम्हें है? नहीं आ रही? तो मेरे कहने का मतलब समझिए, एल्केन बन सकती है नहीं पूछ रहा वो कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कांट बी फॉर्म बाय वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन से बनाई नहीं जा सकती। अब ऐसे सवालों का जवाब जब तक चारों ऑप्शन सामने नहीं आ जाए तब तक मत देना, रटना नहीं है इसको। चारों ऑप्शन देखो, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन तो गुरुजी 4 कार्बन का होता है ना, तो मतलब मैं एथिल एथिल हैलाइड ले लूं तो इथाइल इथाइल के जुड़ने से ब्यूटेन बन जाएगी। बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये तो बढ़िया बनेगी, 1 डिग्री तो है ये, इसी से तो बनेंगे। देखो इससे बनेगी, 2 इथाइल जुड़ जाएंगे, एन ब्यूटेन बन जाएगा। ओके ओके, इधर आई 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। मैंने कहा ना, आते हुए सवाल गलत करोगे आप, समझ गए? उसका पता कब लगेगा आपको मालूम? कब लगेगा? गलत होने के बाद, जब घर जाओगे और नंबर कैलकुलेट करोगे ना, तब पता लगेगा। सवाल की लैंग्वेज को समझा करो आप। वैसे तो एल्केन में भी सिमेट्रिक एल्केन बनाने का काम ज्यादा करती है, एसिमेट्रिक भी नहीं बनाने के काम आती है। एसिमेट्रिक बना तो सकते हैं इससे, वुड्स रिएक्शन से मेरा बेटा सिमेट्रिक एल्केन, एसिमेट्रिक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, 5 चीजें बन सकती है। सिमेट्रिक एल्केन, एसिमेट्रिक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, 5 चीजें बन सकती है, बन सकती है, अलग चीज है। और इसका यूज किन्हें बनाने में किया जाता है ये अलग बात है। तो बताओ एल्केन, कौन सी एल्केन बनाने में इसका यूज होता है? सर सिमेट्रिक एल्केन्स बनाने में वुड्स रिएक्शन का यूज होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यूजफुल ये किसमें है? सिमेट्रिकल। इट मींस द वुड्स रिएक्शन इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक एल्केन। बट इससे बनाई कौन कौन सी जा सकती है? अजी सब बना लो, कौन मना कर रहा है? सिमेट्रिक बना लो, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का मतलब सम्मित बना लो, असममित एल्केन बना लो। सिमेट्रिक बना लो, एसिमेट्रिक एल्केन बना लो, एल्कीन बना, एल्कीन डबल बॉन्ड एल्कीन बना लो, एल्काइन बना लो, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड साइकिल वाली एल्केन बना लो, अजी ये वाली बना लो, अजी ये बना लो, तुम्हारे जचे जो बना लो, कौन मना कर रहा है? बना लो। अब बात यह है कि कम बनेगी कि ज्यादा बनेगी, उसका आंसर क्या आएगा ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर। ये बन सकती है, हाँ बन सकती है। इस पे आओ, 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेन। गोलो जी इसका फॉर्मूला तो यही है ना, 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेन। हाँ ये बेटा, बस तो बस ये भी बन जाएगी, ये इससे बन जाएगी, ये लो इससे बन जाएगी, ये ले लो बन जाएगी, ये ले लो, ये ले लो बन जाएगी। आर से आर जुड़ेगा, आइसोप्रोपाइल से आइसोप्रोपाइल जुड़ेगा, ये बन जाएगी। अच्छा इसे देखो, प्रोपेन, प्रोपेन तो एसिमेट्रिक है ना, लेकिन बन तो जाएगी। एक मिथाइल क्लोराइड ले लो, एक इथाइल क्लोराइड ले लो, दोनों की रिएक्शन करा दो, बन जाएगी प्रोपेन। कौन मना कर रहा है? 2 कार्बन और 1 कार्बन जुड़ के प्रोपेन बना देगी, बन जाएगी। कौन मना कर रहा है? अरे बन जाएगी भाई। 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अरे ये तो ये है,
सर ये तो बन जाएगी आप कह रहे थे, लेकिन नेग्लिजिबल बनेगी, मैंने मना किया था आपसे। जब तक 1 डिग्री है ठीक है, 2 डिग्री है चलो ठीक है, लेकिन 3 डिग्री में ठीक नहीं बोलेंगे हम। अब चूंकि ये 1 डिग्री से बन रहा है, 1 डिग्री से बन रहा है, ये 2 डिग्री से बन रहा है, ये 3 डिग्री से, इन सब में अगर देखें, इन सब में अगर देखें भैया, समझ नहीं आ रही, इन चारों में अगर देखें तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से जो एल्केन बनेगी वो पॉसिबल। तो हमारा आंसर आएगा ये। समझ गए? अगर ऑप्शन में ये नहीं हो, अब मान लो डी नहीं दे रखा वहां, सिर्फ पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है, चौथा कुछ और दे रखा है मान लो, तो फिर प्रोपेन नहीं बन सकती। देखो प्रोपेन नहीं बन सकती क्योंकि ये एसिमेट्रिक है, जनरली सिमेट्रिक बना सकते हैं। और अगर वो ये कहे ये सारी दे दे, ये सब दे दे, ये चारों दे दे, और वो सवाल बदल दे थोड़ा सा, बाबू सुन रहे हैं आप लोग? सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन प्रोड्यूस्ड बाय वुड्स रिएक्शन इजीली, ये कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सी ऐसी एल्केन है जो सबसे बढ़िया बन सकती है इसे, वो ये है। वुड्स रिएक्शन यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ विच एल्केन इन फॉलोइंग? सर पहली एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन को बनाने में ज्यादा उपयोगी है। तो सवाल एक ही है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, नजरिया अलग अलग हो सकता है। परीक्षा में क्या पूछेगा भगवान को मालूम। लेकिन अगर वुड्स से कोई सवाल आया तो मैं यहां खड़ा हूं और ये बोर्ड पे लिखा हुआ मटेरियल है और साइड में खड़ा हो जाता हूं, ये लो, ये तो मटेरियल दिख रहा है और मैं यहां खड़ा हूं, देख लेना सवाल इसी बोर्ड से आएगा। मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएगा, मैं कह रहा हूं अगर वुड्स रिएक्शन से सवाल बनता है तो इनमें से आएगा, देख लेना इस बार। चलो आगे चलो, अगला सवाल ये हो गया टाइम। ओके ओके बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा, गिव द ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम से डिकार्बोक्सिलेशन करो, गर्म करके भी कर सकते हो, अगर कोई अच्छा खासा कंपाउंड हो तो बाय हीट से भी, केवल हीट देके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सोडा लाइम अच्छा रिएजेंट है फॉर दिस रिएक्शन। इन दिस क्वेश्चन 4 टाइप ऑफ कंपाउंड्स गिवन इन द बिलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, यानी कि ABCD 4 कंपाउंड है। आखिर डिकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है? अरे केवल आंसर याद रखना ही सही नहीं होता, आप इसको रट लो, काम बन जाएगा क्या? मैं कह रहा हूं इसमें से एक सवाल आ रहा है। आज की जो क्लास मेरी थी इसमें GOC कंप्लीट हो गई है, पहली बात, और दूसरी बात हाइड्रोकार्बन चालू हो गया है। आज की जो क्लास में 6 क्वेश्चन लाया हूं ना मैं, इनमें GOC तो कंप्लीट हो गई है और हाइड्रोकार्बन शुरू हो गया। आप समझ नहीं पा रहे शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं 11वीं का GOC वाला पोर्शन कवर कर दिया बाय गॉड हमने। उस GOC से हमने, आप देखिए 59, 58 क्वेश्चंस लिए हैं टोटल फ्रॉम GOC। और मैं आपको बता दूं, आपको तो खैर आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता भी नहीं है, ना फर्क पड़ता है आपके ना फर्क पड़ता है ना पता है, और आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। बाय गॉड, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज तो ये है कि पता कुछ नहीं है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है इस साल नीट पिछले साल 2025 में GOC से 7 क्वेश्चन थे। आपको ये पता है क्या? पता है क्या किसी को ये बात? नहीं, जो बच्चा लाइव क्लास में सुन रहा है या बाद में वीडियो देख के पढ़ रहा है, कोई भी बच्चा ईमानदारी से, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बोलो, क्या किसी ने पेपर एनालिसिस करके ये पता किया है कि GOC के 7 क्वेश्चंस थे इस बार?
2025 नीट के पेपर, अकेली जीओसी से 7 क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 7 क्वेश्चन। अब इस बार 7 आएंगे कि 6 आएंगे कि 8 आएंगे, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन जितना भी आएगा इन्हें पढ़ना, आप हेल्प मिलेगी आपको। मेरा बच्चा, मैं लेके चलता हूं आपको अगले और लास्ट सवाल की तरफ। डीकार्बोक्सिलेशन जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है? In the decarboxylation reaction, sodium salt of carboxylic acid react with soda lime and convert into one less carbon containing alkane. One carbon removed from this reaction, one carbon, and removed from this reaction in form of CO2. CO2 या कार्बोनेट भी बोल सकते हो आप, Na2CO3 एक ही चीज है। ये निकलेगा यहां से, और कौन ले जाएगा इसको? सोडा लाइम का सोडा ले जाएगा इसको, ये सोडा ले जाएगा इसको, ये ले गया, ये ले गया, और अपनी H को इसको दे जाएगा। बाय गॉड, तो H जुड़ेगी R पर, RH बन जाएगी, और NaO जुड़ेगा इससे, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। यहां से यहां तक पहुंचते टाइम R पे माइनस आएगा, इस R पे माइनस आएगा, इस R माइनस पे ये H प्लस जुड़ेगा तो RH बन जाएगा। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बने। कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहता हूं, और क्या कहना चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट R माइनस है, कार्ब एनायन। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इसी से सवाल होगा, क्या फर्क पड़ रहा है, इसी से सवाल होगा। मतलब कैसे करेंगे सवाल? मैं ये हटाऊंगा और माइनस लगाऊंगा, यही तो किया है आपने, CONA हटा के माइनस लगाया। मैं ये हटाऊंगा माइनस लगाऊंगा, मैं ये हटाऊंगा माइनस लगाऊंगा, मैं ये हटाऊंगा माइनस लगाऊंगा, फिर उससे क्या हो जाएगा? उससे ये पता लग जाएगा मुझे कि किसका एनायन स्टेबल है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की जो रेट है, जो रिएक्टिविटी है, कुछ भी बोल दो, जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्ब एनायन, यानी कि जितने ज्यादा निगेटिव ग्रुप हो उतना अच्छा है। बाय गॉड, बना हुआ R माइनस स्टेबल बनना चाहिए। तो मैंने देखा सबसे खतरनाक R माइनस बनने जा रहा है यहां, बिकॉज ऑफ -M ग्रुप। CO इज एन -M, ये -M ग्रुप इस निगेटिव को स्टेबल करेगा ड्यू टू यहां भी स्टेबल करेगा, बट अब ये -M का नहीं -I का काम करेगा। यहां ऐसा कुछ नहीं है बाय गॉड, +I है का कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, ये तो बर्बाद ही पड़ा है, ये बेकार हो गया। ये O+M का काम करेगी और ये C पे माइनस, ये तो पॉसिबल ही नहीं, बहुत मुश्किल है ये रिएक्शन होना। एक O पे CO पे प्लस लगा दे, CO ग्रुप के C पर हमेशा प्लस, CO ग्रुप के C पर हमेशा प्लस का चार्ज आता है, माइनस लगा रखा है, देखो आप माइनस लगा रखा है, ये जाने ही नहीं देगा। ये CH3CO COH ये अपने COH को निकलने ही नहीं देगा। ये CH3CO ये CH3C डबल बॉन्ड O हमेशा अपने ऊपर प्लस लेना चाहता है, ये खुद पे माइनस आने ही नहीं देगा। बाय गॉड, मतलब ये डिकार्बोक्सिलेशन होने ही नहीं देगा। इट मीन सबसे बढ़िया डिकार्बोक्सिलेशन A में चलेगा, उससे कम B में, उससे कम C में, उससे कम D में। और ये हो गए आज के सवाल कंप्लीट। मेरा बच्चा, आज के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में फिर से हम हाइड्रोकार्बन के सवाल लेके आएंगे, अगले 6 सवाल आपके सामने अगली क्लास में आएंगे। तब तक के लिए मेरे बच्चों, ये जो मैंने आज के सवाल कराए हैं इनको आप कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं।
ओके, गुड बाय, गुड नाइट, नमस्कार।